नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया के एक लगभग भुला दिए गए हीरो की कहानी पर गौर करने वाले हैं। ज़रा सोचिए कि आपको एक बहुत भारी मशीन चलानी है, जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस या फैक्ट्री का कोई उपकरण, लेकिन आपके पास सिर्फ वही बिजली है जो घर के सॉकेट में आती है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी सही में। हाँ, इसी चुनौती का एक बहुत ही अनोखा और दमदार जवाब था रिपल्शन मोटर। इसका नाम ही थोड़ा अजीब में है ना, रिपल्शन। हाँ, मतलब प्रतिकर्षण या धक्का। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि इस मोटर का राज क्या था और क्यों ये पावर हाउस आज लगभग गुमनाम हो गया है। और हमारी इस पड़ताल का आधार है जयपुर के गवर्नमेंट ITI फागी का एक बहुत ही विस्तृत तकनीकी प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिपल्शन मोटर आखिर है क्या? इसे दूसरी मोटरों से क्या चीज अलग बनाती थी? ये एक सिंगल फेज AC मोटर है। मतलब इसे आप साधारण घरेलू बिजली पर चला सकते हैं, लेकिन इसकी आत्मा, इसका कोर प्रिंसिपल वो प्रतिकर्षण या रिपल्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसी वजह से इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका जबरदस्त हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये शब्द सुनने में तो भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसका मतलब है कि मोटर जब वो रुकी हुई है ना? हाँ। तो किसी भारी बोझ को घुमाना शुरू करने में वो कितनी ताकत लगा सकती है। सबसे अच्छा उदाहरण है एक भारी अलमारी को खिसकाना। अच्छा। उसे अपनी जगह से हिलाने के लिए शुरू में जो जोर लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल। एक बार वो हिलने लगे तो उसे धकेलते रहना आसान हो जाता है। ये मोटर वही शुरुआती धक्का देने में माहिर थी। ये रुके हुए भारी से भारी लोड को मतलब बिना किसी दिक्कत के घुमाना शुरू कर देती थी। अच्छा, तो ये उन मशीनों के लिए एकदम परफेक्ट थी जिन्हें शुरू होने में ही सबसे ज्यादा जान लगती है, जैसे आपने कहा प्रिंटिंग प्रेस या फिर लिफ्ट, जिसे जीरो से शुरू होकर वजन ऊपर खींचना होता है। एग्जैक्टली। उस समय की जो दूसरी सिंगल फेज मोटरें थीं, जैसे स्प्लिट फेज मोटर, वो ये काम नहीं कर पाती थीं। वो हल्के लोड के लिए तो ठीक थीं, लेकिन जहां वजन ज्यादा होता था वहां वो जवाब दे जाती थीं। तो रिपल्शन मोटर एक तरह से उस दौर का एक स्पेशलिस्ट टूल था, जिसे एक बहुत ही खास और मुश्किल काम के लिए बनाया गया था। तो फिर इसके अंदर ऐसा क्या खास था? मैं सोच रहा हूं कि इस जबरदस्त धक्के की ताकत पैदा करने के लिए इसकी बनावट में जरूर कुछ अनोखा होगा। जब हम इसे खोलकर देखेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? स्टेटर तो होगा ही, जो बाहरी हिस्सा है। हाँ, स्टेटर तो किसी भी आम AC मोटर जैसा ही है। एक स्थिर हिस्सा जिसमें वाइंडिंग होती है जी, जिसे हम सप्लाई देते हैं और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। असली कहानी तो घूमने वाले हिस्से यानी रोटर में है। तो इसका रोटर कैसा है? क्या ये वैसा ही है जैसा हम आम इंडक्शन मोटरों में देखते हैं, वो गिलहरी के पिंजरे जैसा, जिसे स्क्विरल केज रोटर कहते हैं? नहीं, और यही इसका पहला और सबसे बड़ा सरप्राइज है। अगर आप इसे खोलकर देखेंगे तो एक पल के लिए आपको लगेगा कि आपने गलती से कोई DC मोटर खोल दी है। क्या? जी, इसके रोटर पर बाकायदा तार की वाइंडिंग होती है और वो एक कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। एक मिनट, कम्यूटेटर AC मोटर में? ये तो सुनने में ही गड़बड़ लग रहा है। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश तो DC मोटरों की पहचान होते हैं, AC मोटर में इनका क्या काम? यही तो इस मोटर का सबसे अनोखा और दिलचस्प पहलू है। ये एक हाइब्रिड डिजाइन है। इसने AC मोटर का शरीर लिया और उसमें DC मोटर का दिल लगा दिया। अरे वाह! और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्किट और भी अजीब है। स्टेटर को तो हम AC सप्लाई देते हैं, लेकिन रोटर किसी भी बाहरी पावर सोर्स से जुड़ा ही नहीं होता। क्या मतलब? रोटर को कोई पावर नहीं दी जाती? और तो और जो ब्रश कम्यूटेटर पे लगे उनका क्या? वो ब्रश भी किसी पावर सप्लाई से नहीं जुड़े होते। उन्हें बस एक तार से आपस में ही शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। रुकिए, ये तो मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा रहा है। आप कह रही हैं कि रोटर में कोई तार नहीं जुड़ा और ब्रश को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्ञान के हिसाब से तो ये एक बहुत बुरा आइडिया है। इससे मोटर जल क्यों नहीं जाती और बिना पावर के घूमती कैसे है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसी सवाल का जवाब हमें इसके काम करने के तरीके, उस रिपल्शन के सिद्धांत तक ले जाता है। ये पूरी अजीबोगरीब व्यवस्था इसी एक सिद्धांत को काम में लाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, मैं समझने के लिए तैयार हूं। ये जादू होता कहते हैं, बताइए। इसे टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम स्टेटर को AC सप्लाई देते हैं,
वो एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्योंकि ये एसी है तो ये फील्ड लगातार अपनी ताकत और दिशा बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो सामान्य है। अब आगे। अब यहीं पर ट्रांसफॉर्मर वाला सिद्धांत काम आता है। स्टेटर का ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रोटर की वाइंडिंग के तारों से होकर गुजरता है और उनमें इंडक्शन के जरिए करंट पैदा कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से रोटर के लिए वायरलेस चार्जिंग जैसा हो गया। पावर बिना किसी तार के हवा के रास्ते रोटर तक पहुंच रही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, ये ट्रांसफॉर्मर का ही सिद्धांत है। तो अब हमारे रोटर में मुफ्त की बिजली आ गई और जैसे ही उसमें करंट बहा वो भी एक चुंबक बन गया, उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल बन गया। तो अब हमारे पास दो चुंबक हैं, एक स्टेटर जो बिजली से चल रहा है जी, और दूसरा रोटर जो इंडक्शन से चुंबक बना है। अब रिपल्शन कहां से आया? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस मोटर की डिजाइन और ब्रश की पोजीशन कुछ इस तरह सेट की जाती है कि रोटर का जो चुंबकीय ध्रुव बनता है वो ठीक उसके सामने वाले स्टेटर के ध्रुव जैसा ही होता है। ओहो, यानी स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को देख रहा होता है। और अब मुझे समझ आया भौतिकी का सबसे बुनियादी नियम। हाँ बिल्कुल। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। जैसे हम बचपन में दो चुंबकों के नॉर्थ पोल को पास लाते थे तो वो एक दूसरे को कैसे दूर फेंकते थे। तो यहाँ भी स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को जोर से धक्का मारता है। प्रिसाइजली। और इसी लगातार पड़ने वाले धक्के, इसी रिपल्शन की वजह से रोटर घूमने लगता है। मोटर का नाम इसी सिद्धांत से आया है। वो घूमने के लिए खिंचाव या अट्रैक्शन का नहीं बल्कि धक्के रिपल्शन का इस्तेमाल करती है। कमाल है। मतलब वो अजीब से दिखने वाले शॉर्ट सर्किट किए हुए ब्रश असल में रोटर के अंदर सही जगह पर सही चुंबकीय ध्रुव बनाने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। और उन ब्रश की पोजीशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें एक खास एंगल पर रखना पड़ता है। अगर आप उन्हें ठीक मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन पर रख दें तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। कोई टॉर्क नहीं? नहीं, मोटर बस खड़ी खड़ी भिनभिनाएगी लेकिन घूमेगी नहीं। ये न्यूट्रल प्लेन क्या है? क्या ये कोई असली लाइन है मोटर के अंदर? चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है। ठीक है। न्यूट्रल प्लेन ठीक बीच की वो लाइन है जहां चुंबकीय ताकतें ऊपर नीचे तो बराबर खींच रही हैं लेकिन दाएं बाएं कोई धक्का नहीं है। अच्छा। अगर ब्रश वहां होंगे तो रोटर को कोई साइडवेज पुश नहीं मिलेगा। जैसे किसी गोल घूमने वाले झूले को अगर आप बीच से धकेलने की कोशिश करें तो वो नहीं घूमेगा। हाँ, आपको उसे किनारे से धक्का देना पड़ता है। ब्रश को उसी किनारे वाली सबसे मजबूत धक्के वाली जगह पर रखना होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रश की पोजीशन को बदलकर हम मोटर की स्पीड या दिशा को भी कंट्रोल कर सकते हैं? स्पीड तो नहीं लेकिन दिशा जरूर। अगर आप ब्रश को न्यूट्रल प्लेन से एक तरफ खिसकाएंगी तो मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी और अगर दूसरी तरफ खिसकाएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज। ये भी इसका एक बड़ा फायदा था। तो ये डिजाइन जबरदस्त पावरफुल तो है लेकिन मुझे लगता है कि इसके कुछ नुकसान भी रहे होंगे। हर तकनीक के साथ कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके फायदे जितने बड़े थे नुकसान भी उतने ही गंभीर थे। पहले फायदों की बात कर लेते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो हम समझ गए। स्रोत बताते हैं कि इसका स्टार्टिंग करंट भी कम होता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर मोटरें शुरू होते समय बहुत बिजली खींचती हैं जी, और इसकी स्पीड भी लोड के साथ लगभग स्थिर रहती है। हाँ, ये इसके मुख्य सेलिंग पॉइंट्स थे। एक सिंगल फेज मोटर जो भारी लोड उठा ले, कम करंट पर स्टार्ट हो और स्थिर गति से चले। उस जमाने के हिसाब से ये एक ड्रीम कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसके नुकसान क्या थे? सबसे बड़ा विलेन वही हिस्सा था जो इसे अनोखा बनाता था, कम्यूटेटर और ब्रश। अच्छा। ये दोनों हिस्से लगातार एक दूसरे से रगड़ खाते हैं जिससे वो घिसते हैं। मतलब इनका रखरखाव बहुत ज्यादा था। समय समय पर ब्रश बदलने पड़ते थे, कम्यूटेटर को साफ करना पड़ता था। ये एक सिरदर्द था। और जहां रगड़ और बिजली हो वहां स्पार्किंग भी होती होगी। बहुत ज्यादा। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच लगातार स्पार्किंग होती थी जिससे ये मोटर काफी शोर करती थी। और कुछ जगहों पर जैसे जहां कोई ज्वलनशील पदार्थ हो वहां ये स्पार्किंग खतरनाक भी हो सकती थी। और इन सबके ऊपर इसकी बनावट जटिल होने की वजह से ये काफी महंगी भी थी। सच कहूं तो ये सुनने में एक बहुत ही बुरे डिजाइन जैसा लग रहा है। स्पार्क, शोर, लगातार मरम्मत, क्या वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क इन सब झंझटों के लायक था
ये तो एक जिम्मेदारी ज्यादा लग रही है। आज के नजरिए से देखें तो बिल्कुल ये एक बेकार सौदा लगता है, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। उस वक्त इसका विकल्प कोई बेहतर मोटर नहीं थी। कोई और ऑप्शन नहीं था। ने विकल्प था या तो कोई मोटर ही ना होना, या फिर बहुत महंगा 3 फेज कनेक्शन लगवाना, जो छोटे कारखानों या वर्कशॉप के बस की बात नहीं थी। तो ये उन खास जरूरतों के लिए एक फ्लॉड लेकिन उस समय का सबसे शक्तिशाली समाधान था। तो मतलब जो चीज ऐसे खास बनाती थी, एसी मोटर पर डीसी स्टाइल का कम्यूटेटर, जी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उसे ताकत तो मिली, लेकिन साथ ही ज्यादा रख रखाव का अभिशाप भी। एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ। बिल्कुल, और यही कारण है कि आज ये लगभग गायब हो चुकी है। बाद में कैपेसिटर स्टार्ट जैसी नई और बेहतर मोटरें आ गईं। अच्छा। शायद उनका स्टार्टिंग टॉर्क इतना जबरदस्त न हो, लेकिन वो शांत थीं, भरोसेमंद थीं, उन्हें रखरखाव की जरूरत नहीं थी और वो सस्ती भी थीं। टेक्नोलॉजी के विकास की ये क्लासिक कहानी है। तो ये मोटें असल में किन किन मशीनों में जान फूंकती थीं? स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, लकड़ी का काम करने वाली मशीनें, प्लेनर, कतरनी मशीनें और एलिवेटर। अगर आप इन सभी मशीनों में एक बात कॉमन देखें तो वो है बहुत ज्यादा जड़त्व, यानी हाई इनर्शिया। हाई इनर्शिया। हाँ, ये सब ऐसी मशीनें हैं जिनके घूमने वाले हिस्से बहुत भारी होते हैं। उन्हें अपनी जगह से हिलाने के लिए एक जोरदार शुरुआती धक्के की जरूरत पड़ती है, और ये काम रिपल्शन मोटर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है, रिपल्शन मोटर अपने समय का एक इंजीनियरिंग अजूबा थी। इसने चुंबकीय प्रतिकर्षण के एक सरल सिद्धांत का इस्तेमाल करके सिंगल फेज सप्लाई की सबसे बड़ी मुश्किल, भारी लोड को शुरू करना, उसका हल निकाला। ये शक्तिशाली थी, लेकिन साथ ही महंगी, शोर करने वाली और रखरखाव में मुश्किल भी। और अंत में इन्हीं कमियों की वजह से नई, ज्यादा सुविधाजनक तकनीकों ने इसकी जगह ले ली। ये एक शानदार समाधान की कहानी है, जो अपने समय के लिए तो बेहतरीन था, पर हमेशा के लिए नहीं। मैं इसमें बस एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। इस मोटर का डिजाइन, जो एसी और डीसी दुनिया के तत्वों को मिलाता है, हमें आज भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दूसरी नई तकनीकों के लिए और भी कुशल और शक्तिशाली मोटरें डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या इन पुराने डिजाइनों में छिपे कुछ मूल सिद्धांत, जैसे सीधे चुंबकीय प्रतिकर्षण का इस्तेमाल, आज की आधुनिक सामग्री और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फिर से खोजे जा सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या हम बिना ब्रश और कम्यूटेटर के, सिर्फ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके इस तरह के शक्तिशाली रिपल्शन इफेक्ट को फिर से बना सकते हैं, ताकि आज की चुनौतियों का सामना किया जा सके? शायद इस भूले बिसरे हीरो की कहानी में भविष्य के लिए भी कोई सबक छिपा।